वेलकम फ्रेंड, मैं एच डी मंसूरी स्टडी विद एच डी एम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस का एक फ्री क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिससे पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों में परिवर्तन आ जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो कोई भी अभिक्रिया जो संपन्न होती है उसे अगर हम एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो तरह के या समीकरण में दो तरह के भाग होते हैं। एक तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है और उस अभिक्रिया में जो बनने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। तो इस तरह कोई सी भी जो अभिक्रिया है उसमें एक तो भौतिक और एक रासायनिक गुणों में परिवर्तन आएगा और उसमें समीकरण में एक उत्पाद होगा और एक अभिकारक होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है। तो अगर हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो सबसे पहली बात उसमें जो अभिकारक और उसमें जो उत्पाद हैं उनके बीच में हम एक तीर का चिन्ह लगाते हैं। अब दूसरी चीज, ये जो तीर का चिन्ह है जो अभिकारक और उत्पाद के बीच में लगता है, इसमें अभिकारक को सदैव लेफ्ट साइड या बाईं तरफ रखते हैं जबकि उत्पाद को सदैव दाईं तरफ या राइट साइड रखा जाता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि इन अभिकारक और उत्पाद के मध्य या बीच में एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है। और दूसरा पॉइंट है कि अभिकारक और जो उत्पाद है उन्हें अभिकारक को बाईं तरफ और उत्पाद को दाईं तरफ लिखते हैं। इसके बाद अगर अभिकारक और उत्पाद की संख्या एक से ज़्यादा हो तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करें, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बुझे हुए चूने की अभिक्रिया बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसमें दो अभिकारक हैं और एक उत्पाद बना है तो इन दोनों अभिकारकों के बीच में तीर का चिन्ह लगाया जाता है और ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया को अगर हम देखें तो वहाँ एक अभिकारक है और एक से ज़्यादा उत्पादों का निर्माण होता है। जैसे चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये दो उत्पादों में टूट जाता है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तो तीसरा पॉइंट था कि अगर अभिकारक और उत्पाद दो या दो से अधिक हो तो इनके मध्य हमेशा प्लस का या योग का चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। अभिकारक और उत्पाद कि अगर हमें भौतिक अवस्थाएं जैसे वो ठोस है यानी सॉलिड है, द्रव या लिक्विड है या फिर गैस है, इनके बारे में अगर हमें बताना हो तो फिर हम इनके नीचे ब्रैकेट में अगर ठोस है तो S, लिक्विड है तो L, या फिर अगर वो जलीय विलयन है तो AQ एक्वस या एक्वेटिक, और उसके बाद में अगर वो गैस है तो G का चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह अगला पॉइंट, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमें उत्प्रेरकों या फिर उस अभिक्रिया की परिस्थिति को भी बताना है तो तीर के चिन्ह के ऊपर, तो जो तीर का चिन्ह है उसके ऊपर उन परिस्थितियों को लिखा जाता है। तो किसी भी अभिक्रिया में
अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह होता है। अभिकारक बाईं तरफ, उत्पाद दाईं तरफ होते हैं। इसके बाद में अगर अभिकारक उत्पाद एक से ज़्यादा हैं तो इनके बीच में तीर के चिन्ह वो प्लस लगाया जाता है। उसके बाद अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर संपन्न होती है और उसे समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो अगर वहाँ अभिकारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर नहीं होता तो फिर ऐसी अभिक्रिया या ऐसे समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ ऐसी समीकरण जिसमें उत्पाद के तत्वों और अभिकारक के तत्वों का द्रव्यमान बराबर होता है तो फिर ऐसी समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। तो कंकाली समीकरण और संतुलित समीकरण में अंतर ये है कि संतुलित समीकरण में अभिकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो बराबर होता है। अब बात आती है कि हमें समीकरण को संतुलित क्यों करना है। हमें किसी भी समीकरण को संतुलित इसलिए करना है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान न तो बढ़ाया जा सकता है न ही कम किया जा सकता है। इसीलिए हम असंतुलित समीकरण को पहले संतुलित करते हैं। तो इस तरह से हमने कंकाली समीकरण को संतुलित करने का जो तरीका है वो देखा। तो इसके अगर हम महत्व की बात करें, अगर ये पूछा जाए कि समीकरण को संतुलित क्यों करना है, ताकि ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करे, यानी अभिकारक तत्वों और उत्पाद तत्वों में जो परमाणु हैं उनकी संख्या है वो बराबर रहे। अब किसी भी समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है उस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि या हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। अब हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा अगर हम किसी भी समीकरण को संतुलित करना चाहते हैं तो इसका सबसे पहला तरीका है कि उस समीकरण में जो भी सूत्र हैं उन सूत्रों में जिसकी सबसे अधिक संख्या है उसे सबसे पहले संतुलित किया जाएगा, जिसकी संख्या कम है उसे बाद में संतुलित किया जाएगा। जैसे अगर आयरन की संख्या अधिक है तो पहले आयरन को संतुलित करेंगे। अगर इसके अलावा अगर यहाँ कोई दूसरा तत्व है तो उसकी संख्या के आधार पर फिर उसे संतुलित किया जाएगा। तो जैसे पहला जो भी यौगिक है उसे संतुलित करेंगे, फिर दोनों की चार्ट एक सारणी बनाई जाती है। सारणी में एक तरफ अभिकारक के तत्व रखे जाते हैं और दूसरी तरफ उत्पाद के जो तत्व हैं वो रखे जाते हैं। तो इस तरह पहले जो कोष्टक बनाकर आयरन की जो संख्या है दोनों तरफ हमने 3-3 कर दी, आयरन की संख्या हमने संतुलित की। उसके बाद में जो दूसरे भाग हैं उनको भी संतुलित किया जाता है। और किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो ये विधि है, इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो अगर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में यानी कई प्रकारों में से जो दो प्रमुख प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी अभिकारक की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी, उत्पाद अकेला रहेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, जैसे कार्बन का दहन या कोयले का दहन, तो कार्बन की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसी तरह बिना बूझे हुए चूने की जल के साथ अभिक्रिया करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बूझे हुए चूने का निर्माण हुआ। अब इसी तरह अगर हम वियोजन अभिक्रिया को देखें तो इसमें अभिकारक तो एक होगा लेकिन उत्पाद की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी। तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 छोटे उत्पादों का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी तरह
जो बिना बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर है, उसको गर्म करने से ये बिना बुझे चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो दो अभिकारक, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है और संयोजन में दो अभिकारक जुड़कर एक कल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले दो अभिक्रियाएं हैं, एक तो संयोजन अभिक्रिया और जो दूसरी अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। अब अगली दो अभिक्रियाओं की अगर हम बात करें तो वो है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट की जब आयरन से अभिक्रिया करवाई गई तो आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। तो इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, इसीलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगर हम दूसरी अभिक्रिया की बात करें, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी दो अगर अभिकारक है तो दोनों अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की जल HCl के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण का यानी अन्य Cl और जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद अगर हम अगली दो अभिक्रियाओं की बात करें तो वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा देती है, तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। जबकि दूसरी जो अभिक्रिया है वो है ऊष्माशोषी, यानी ऐसी अभिक्रिया जिनके संपन्न होने के दौरान ऊष्मा अवशोषित की जाती है, यानी अभिक्रिया संपन्न करवाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। तो जो श्वसन है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जबकि दूसरी ओर अगर हम प्रकाश संश्लेषण को देखते हैं तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि वो ऊष्मा का अवशोषण करता है और श्वसन ऊष्मा को त्यागता है। तो इस तरह हम संयोजन वियोजन, विस्थापन द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अब अगली जो दो अभिक्रियाएं हैं वो अभिक्रियाएं हैं ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो पहले ऑक्सीकरण, वे अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। अपचयन में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। अगर हम इनको इनके उदाहरण से समझे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जो कोयले का जलना है वो ऑक्सीकरण, और दूसरी तरफ जो अपचयन अभिक्रिया हो रही है, अगर किसी अभिक्रिया में ये दोनों अभिक्रियाएं साथ चलती है, यानी ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित व दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, यानी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को फिर रेडॉक्स या उपापचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो नीचे हम दो रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण देख सकते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड में जो जिंक ऑक्साइड है वो जिंक में अपचयन कर रहा है, जबकि जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन कर रहा है। और दूसरी अभिक्रिया में अगर हम देखें तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर में अपचयन कर रहा है और जो हाइड्रोजन है वो जल में उपचयन कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ चलते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये थी विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं।
अब हम बात करते हैं एक अगली अभिक्रिया जो हमारी बुक में है, वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया संपन्न होने के बाद परख नली के पेंदे पर जल में अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे ये एक परख नली है, अगर इस परख नली में हम सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड डालें तो अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो बेरिलियम सल्फेट है या बेरियम सल्फेट है और वो नीचे की ओर अवक्षेप के रूप में जमा हो जाएगा। तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन गया और जो अन्य Cl है उसका विलयन ऊपर की ओर पाया जाता है। तो अगर हम इस अवक्षेप को किसी फिल्टर पेपर से छाने तो जो नमक का पानी यानी अन्य Cl का विलयन है वो नीचे की ओर आ जाएगा और इस फिल्टर पेपर के ऊपर अवक्षेप के रूप में बेरियम सल्फेट है वो ऊपर की ओर दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनेगा उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अब हम बात करते हैं संक्षारण। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, यानी किसी धातु की या तो अम्ल से या नमी से अभिक्रिया की जाती है और वो संक्षारित होने लगे, तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा है, लोहा अगर जल से, अम्ल से या आर्द्रता से, नमी से क्रिया करता है तो लोहे पर जंग लगनी प्रारंभ हो जाती है। तो लोहे पर जंग लगना ये संक्षारण का उदाहरण है। तांबे पर हरी परत का निर्माण होना ये संक्षारण का उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत का निर्माण होना भी संक्षारण का उदाहरण है। उसके बाद अब हम बात करते हैं विकृत गंधिता, यानी गंध में विकृत या बदलाव आ जाना। तो तेल एवं वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ है वो जब ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होते हैं तो फिर उनकी गंध और स्वाद हैं वो बदल जाते हैं और इनके गंध और स्वाद में जो बदलाव आता है उस बदलाव को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता से अगर हमें बचना है, यानी किसी खाद्य पदार्थ का अगर हमें ऑक्सीकरण नहीं होने देना है तो फिर उसमें कोई अक्रिय पदार्थ या अक्रिय गैस डालनी होगी, जैसे नाइट्रोजन। तो जो चिप्स की थैलियां होती है वो फूली हुई इसीलिए होती है क्योंकि उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो जल को हटाकर उसे ऑक्सीकरण होने से बचा लेती है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है वो विकृत गंधिता को दूर करने के लिए चिप्स की थैलियों में भरी जाती है। तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें सभी प्रकार की अभिक्रिया हमने पढ़ी। अब हम इस पाठ में कुछ छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, जैसे जो बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर उसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण यानी बिना बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। ये जो अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया भी है और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है, इससे ऊष्मा प्राप्त होती है। जबकि अब ये जो बुझा हुआ चूना है इसकी अगर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाई जाती है तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर का निर्माण होता है। तो बिना बुझे हुए चूने को जब पानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कली करने के बाद चूना पत्थर बन जाएगा। अब ये जो चूना पत्थर है इसको गर्म करें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। ये अभिक्रिया वियोजन का उदाहरण है और ये जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस तरह ये तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है। इसके बाद जल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। अगर जल को विद्युत द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है तो फिर इसे हम जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन के दौरान विद्युत धारा प्रवाहित करके ये कार्य किया जाता है। तो किसी पात्र में जल लेकर उस पर कुछ अम्ल मिलाकर दो इलेक्ट्रोड लगाई जाती है, एक इलेक्ट्रोड एनोड और जो दूसरी इलेक्ट्रोड है वो कैथोड होती है। तो जो एनोड इलेक्ट्रोड है, अब एनोड क्योंकि ऋणावेशित होती है, धनावेशित होती है, तो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ऋणावेशित होने के कारण एनोड की ओर गति करेगी, जबकि जो दूसरी इलेक्ट्रोड है
उसे हम कैथोड कहते हैं, जो ऋणावेशित होती है तो हाइड्रोजन धनावेशित होने के कारण ऋणावेशित की ओर गति करेगा। तो इस तरह ये जल का अपघटन है। तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में अध्ययन किया। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद HTM क्लासेज को ज्वाइन करें और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब